जिनेक्स रिकेप में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपना एमसी ने मिस्टर माई को मार दिया होता है। वो मिस्टर माई जमीन पे गिरा हुआ होता है। फिर अपना एमसी उस यंग मास्टर की तरफ मुड़ के देखता है और कहता है आखिरी बारी तुम्हारी है। वो यंग मास्टर कहता है कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे सर्वेंट को कैसे मारा? इसका क्या परिणाम होगा तुम्हें पता भी है? जल्दी से अपने घुटने में आ जाओ और मुझे बोलो कि तुम मेरी नौकर बनना चाहते हो। लेकिन तभी अपना एमसी अपने हाथों में अपना कीवाई रिलीज करता है। वो बंदा कह रहा होता है अगर तुम अपने घुटने में आ जाते हो तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा और मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। लेकिन हम तभी देखते हैं अपना एमसी उस बंदे के सिर पे मार देता है, इसकी वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। अपना एमसी कहता है लूजर। फिर अपना एमसी साइड में देख के कहता है क्या तुम्हें और भी देखना है? लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो मिस्टर, ये मेरा नाम है जिन कैंग और मैं जिन फैमिली से आया हूँ। फिर वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा तो मिस्टर ही से भी ज्यादा पावरफुल है, उसको मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। फिर वो बंदा अपने एमसी से कहता है मिस जिन को पता लग गया कि मॉनिटरिंग रूम में कुछ लोग घुस गए और सारा फुटेज देख लिया है, तो इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। उसके बाद सुन के अपना एमसी कहता है क्या जिन लेंगे हम? हाँ, उसने अच्छा सोचा है लेकिन मेरे अफेयर्स में कोई इंटरफेयर करे ये मुझे पसंद नहीं है, तो यहाँ से चले जाओ और उसको बोलो कि वो अपना काम संभाले। फिर वो बंदा कहता है हाँ ठीक है मैं चला जाऊंगा। फिर वो कहता है मुझे कुछ कहना है लेकिन मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं। फिर अपना एमसी कहता है कहो। फिर वो बंदा कहता है मिस्टर ये आप पावरफुल है, शायद अब अभी ग्रैंड मास्टर लेवल पे होंगे, लेकिन जंग फैमिली भी अभी पावरफुल है और जंग बाओगो जो कि अभी जंग फैमिली का हेड है वो वर्ल्ड के ग्रैंड मास्टर लिस्ट में 514 वाला रैंक को पोजेस करता है। जंग वेनलिन जंग बाओगो का बच्चा है, तो जबकि आपने उसे मार दिया है तो शायद आप प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो। उसके बाद सुन के अपने एमसी मन में सोच रहा होता है क्या ग्रैंड मास्टर लिस्ट आखिर वो क्या है, और उसमें भी जंग बाओगो बस 514 वाला रैंक में है। लगता है वर्ल्ड का एंशिएंट वॉरियर्स इतना ज्यादा सिंपल नहीं जितना मैंने सोचा था। फिर वो उस लड़के से कहता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए। फिर अपना एमसी मन में सोचता है एनीवे सानी और शाहरुख के प्रोटेक्शन के लिए मुझे जंग वेनलिन को मारना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तभी हम देखते हैं उस बंदे के फोन में मिस जिन का कॉल आता है। फिर वो बंदा मिस जिन से कहता है मिस जिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, जंग वेनलिन मारा गया है। ये बात सुन के मिस जिन वहाँ पे दौड़ते हुए चली आती है। फिर वो सामने देखते हुए कहती है जंग वेनलिन जो कि जंग फैमिली का थर्ड सन था अभी वो मारा गया। फिर वो अपने मन में सोचती है ओह नो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा इशू है, जंग बाबू को पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाएगा और इस चीज का पूरा जंगचिंग सिटी में इफेक्ट होगा। फिर वो अपने बंदे से पूछती है क्या तुम श्योर हो कि इसको ईचेन ने मारा है और वो भी अकेले? फिर वो बंदा कहता है हाँ, वो बुढ़ा आदमी हाफ सेंट रेलम में था, तो ईचेन कम से कम ग्रैंड मास्टर लेवल पे होगा। फिर वो मिस जिन मन में सोच रही होती है इतने कम उम्र में ग्रैंड मास्टर लेवल पे और जिसके पीछे एक अल्केमिस्ट भी है, जंग वेनलिन अभी मारा गया है, लगता है जंगचिंग सिटी में अभी तूफान आने वाला। फिर वो उनके बंदे को ऑर्डर करके कहती है इस सबको साफ कर दो और किसी क्लीन बैकग्राउंड वाले बंदे के हाथों ये सारे बॉडीज जंग फैमिली में पहुंचाओ और जो भी बंदा इसको डिलीवर करने जाएगा उसके आने के बाद सब कुछ एविडेंस मिटा दो और उसको मार डालो। फिर वो अपने मन में सोचती है ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है कि इसको जिन फैमिली भी इजीली सॉल्व नहीं कर सकती। अगर जंग फैमिली को पता चलेगा कि इसके पीछे ईचेन है तो इस मैटर में हम भी कुछ नहीं कर सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं दादू अपार्टमेंट में, वहाँ पे बहुत सारे खाने रखे होते हैं। अपना एमसी शाहरुख और मिस शानी वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। मिस शानी कहती है शाहरुख आखिर तुम खाना क्यों नहीं खा रही, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? शाहरुख कहती है हाँ। फिर अपना एमसी मन में सोच रहा होता है मैंने इलिंगटन को जंग फैमिली के बारे में पूछा और वो सो कॉल्ड ग्रैंड मास्टर लिस्ट के बारे में पूछा, ये थोड़ा सा स्टिकी साउंड करता है। फिर हमें कल्टीवेशन के रेलम के बारे में बताया जाता है, जैसे कि शुरुआत में है एक्सटर्नल स्ट्रेंथ रेलम, उसके बाद आता है इंटरनल स्ट्रेंथ रेलम, उसके बाद आता है हाफ सेंट रेलम, उसके बाद आता है सेंट रेलम, उसके बाद आता है ग्रैंड मास्टर रेलम, उसके बाद आता है बॉडी रिफाइनिंग रेलम, उसके बाद आता है क्यूआई पोजिशनिंग रेलम, उसके बाद आता है प्यूनेटिक रेलम, उसके बाद आता है पोलराइजेशन रेलम, उसके बाद आता है जेन्युइन क्यूआई रेलम, उसके बाद सबसे ज्यादा ऊपर डिवाइन कॉन्शियसनेस रेलम। फिर अपना एमसी बताता है लेकिन यहाँ पे वैसा केस नहीं है क्योंकि वजिया का सिस्टम अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए ग्रैंड मास्टर ही इनका हाईएस्ट रेलम है। इनफैक्ट ग्रैंड मास्टर में भी उनका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है और जबकि इनके लिए ग्रैंड मास्टर रेलम के ऊपर कोई रेलम नहीं है, तो ये लोगों ने रैंकिंग लिस्ट बनाया ताकि वो हर ग्रैंड मास्टर के स्ट्रेंथ को एसेस कर सके। मुझे नहीं पता कि अगर मैं फाइट करूँ तो मेरा रैंक कौन सा होने वाला है, लगता है ये मुझे फाइट करके देखना ही पड़ेगा। अगर मैं जंग बाओगो जो कि 514 रैंक में आता है उसको भी नहीं हरा पाया तो लगता है वो जगह ग्रैंड मास्टर लिस्ट में बहुत ज्यादा कम रैंक आएगा। फिर मिस सानी अपने चैन से पूछती है चैन शाहरुख की बर्थडे नेक्स्ट वीक में आने वाला है, आखिर तुम उसको क्या बर्थडे गिफ्ट दे रहे हो? फिर अपना एमसी कहता है क्या एक गिफ्ट? मैं उसको 150 रुपया दूंगा। ये बात सुन के मिस शाहरुख गुस्सा हो जाती है और अपने एमसी के पैरों में लात मारती है। फिर वो कहती है 150 रुपये, क्या तुम श्योर हो? फिर अपना एमसी कहता है तो 520 दे दूंगा। चलो, हमें बताया जाता है 520 का चाइनीज में मतलब है आई लव यू। फिर मिस सानी कहते हैं क्या 520? मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा मिस शाहरुख के साथ इतना ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप होगा। फिर अपना एमसी कहता है तो मैं उसको 502 रुपए दे दूंगा, चलेगा ना? फिर अपने एमसी के फोन में एक मैसेज आता है, उसमें जीक्शन का मैसेज आया होता है। वो कहती है मिस्टर ये मेरे ग्रैंडपा को बचा लो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो फैमिली के मेंशन के बाहर वहाँ पे आर्मी वाले खड़े होते हैं। वहाँ पे अपना एमसी आ गया होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ का चीजें सभी बुरी दिख रहा है, जब मैं मेन गेट के पास जाऊंगा तब 3 स्नाइपर राइफल मेरे ऊपर एम किया
किया जाएगा। आखिर जू फैमिली में हुआ क्या है, आखिर इन सब चीज में मिलिट्री इन्वॉल्व कैसे हो गई। अभी के लिए बस मैं अपना कनेक्शन को यूज कर सकता हूँ ताकि मैं इसके अंदर जा सकूं, लेकिन मेरे पास इन किंग का नंबर नहीं है। लगता है मुझे उसे ही कॉल करना पड़ेगा। फिर वो अपना फोन उठा के बाइली बिंग को कॉल करता है और कहता है, हेलो बाइली बिंग, मुझे एक फेवर करो, मुझे जू फैमिली के अंदर जाना है लेकिन मिलिट्री मुझे रोक रही है। ये सब बात करके वो कॉल कट कर देता है। हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो गया होता है रात तक। अपना एमसी अपने हाथ को पकड़ता है और मन में सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा स्लो है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई मिलिट्री पर्सन आ गया होता है। वो बंदा आके कहता है, मिस्टर ये मिस बाइली बिंग ने मुझे कहा कि मैं आके आपकी मदद करूं। हम देखते हैं एक मिलिट्री पर्सन जिसका नाम होता है लोन लुहो जेनगो। अपना एमसी कहता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो बंदा अपने कोट के अंदर हाथ डाल के एक आईडी पास को निकालता है और कहता है, क्या मैं क्वालिफाइड हूँ अंदर जाने के लिए। तो बाकी सारे वो मिलिट्री पर्सन उसको सैल्यूट करते हैं और ये सर कहते हैं। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। हम देखते हैं अंदर का सीन। वहाँ पे जुक्शन और उसके ग्रैंडपा जोरेंडे वहाँ पे बैठे होते हैं। जुक्शन कहती है, ग्रैंडपा मैंने पहले से ही मदद बुला लिया है। उसके ग्रैंडपा कह रहे होते हैं, लेकिन अभी उसका कोई भी काम नहीं आएगा, अभी हमें कोई भी बचा नहीं सकता। ऐसे कह के वो अपने माथे को पकड़ लेते हैं। फिर हम तभी देखते हैं अपना एमसी आके कहता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं, आखिर तुमने मिस्टर लियो को क्यों बुलाया, ये अभी समय की बर्बादी है बस। फिर जुक्शन कहती है, लेकिन मैं जिन लोगों को जानती हूँ उनमें से ये सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं। फिर अपना एमसी कहता है, आखिर क्या चल रहा है मिस्टर जू। फिर उस लड़के के ग्रैंडपा कहते हैं, मिस्टर ये जुक्शन ने आपको परेशान किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपको इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, मैं इस मैटर को खुद ही सुलझा लूंगा। फिर वो कहने लगता है, कुछ दिनों पहले जंगचिंग सिटी में एक बिग शॉट आया था, उसको अच्छा नहीं लगा तो वो हमारे रंडे हॉल से कुछ मेडिसिन खरीदा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसको एक पॉइजन वाला सिम्टम्स दिखाई दिया क्योंकि उस मेडिसिन में हेवन पॉइजनस ग्रास था। फिर जुक्शन कहती है, वो मेडिसिन पर्सनली ग्रैंडपा के द्वारा प्रिपेयर किया गया था और उन्होंने बार बार चेक करके भी देख लिया था, वहाँ पे हेवन पॉइजनस ग्रास उस मेडिसिन में कभी नहीं हो सकता। फिर अपना एमसी उनकी बात सुन के सोचता है, जू फैमिली कभी भी एक अनफेमिलियर बिग शॉट को पॉइजन नहीं करना चाहिए, वो तो मेडिसिन का काम करता है ना। फिर वो कहता है, आखिर वो आदमी कैसा है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं, डॉक्टर्स अभी भी उसको देख रहे हैं हॉस्पिटल में, अगर वो आदमी मर गया तो हमारी सारी जंगचंग सिटी वाली फैमिली को खत्म कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ जंगनन प्रोविंस में हमारे जितने भी फैमिली होगी उन सभी को खत्म कर दिया जाएगा। फिर अपना एमसी पूछता है, आखिर वो किस हॉस्पिटल में है, मुझे वहाँ पे लेके चलो, जब तक वो जिंदा है तो मैं उनको बचा सकता हूँ। उसके बाद सुनकर जोरेंडे एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या आप उसको बचा सकते हो। फिर वो अपने मन में सोचता है, मिस्टर ये हाँ पावरफुल ग्रांड मास्टर है तो सही, लेकिन ग्रांड मास्टर बस लोगों को मारने में अच्छे हैं, ना कि उनको बचाने में। फिर अपना एमसी कहता है, तुम्हारा ये बस एक आखिरी चांस है, वहाँ पे मुझे लेके चलो, मैं इसे दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक हॉस्पिटल का सीन। हम देखते हैं उसके अंदर एक ऑपरेटिंग रूम के सामने मिलिट्री पर्सन खड़े होते हैं। फिर वहाँ पे और एक मिलिट्री पर्सन सभी लोग को कहता है, साइड हट जाओ, साइड हट जाओ, हमें अंदर जाना है। फिर वो 4 स्टार वाला मिलिट्री पर्सन उनको देखता है और कहता है, झुरंडे, और वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम कमीने बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को पॉइजन करने के बाद, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कावड़ हूँ, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। ऐसे करके वो अपना क्यूआर रिलीज करके उस बुड्ढे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अपना एमसी पंच को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और कहता है, तुम्हारे फादर उठने से पहले तुम इतने ज्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि तुम उसको मार सको। ऐसा करके वो बस अपना हाथ को थोड़ा सा हिलाता है तो वो आदमी थोड़ा सा पीछे हट जाता है और उसके आदमी के हाथों में हम क्लियरली देख सकते हैं कि रेड रेड हो गया होता है। वो आदमी कहता है, अच्छा तो तुम इसीलिए इतना ज्यादा हिम्मत करके यहाँ पे आए हो क्योंकि एक ग्रैंड मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो क्या हो गया। वाजिया में बहुत ज्यादा ग्रैंड मास्टर है, वो अकेला तुम्हारे फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और अंदर से डॉक्टर्स निराश होकर बाहर आ रहे होते हैं। वो 4 स्टार वाला बंदा कहता है, आखिर मेरा पापा कैसा है। वो डॉक्टर्स कहते हैं, सॉरी सर, आपके पापा के बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स फैल गए हैं, हमने अपना बेस्ट ट्राई किया उनको बचाने के लिए। फिर वो 4 स्टार वाला बंदा उनके कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, तुम लोग कचरे हो, तुम सबके सब कचरे हो। लेकिन तभी अपना एमसी अंदर जा रहा होता है और कहता है, तुम जो कि कुछ भी नहीं कर सकता और बस चिल्ला सकता है, तुम ही असली कचरे हो। उसके बाद सुन के वो आदमी हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर तुमने क्या कहा, वहीं पे रुक जाओ। लेकिन तभी उसके सामने और एक मिलिट्री पर्सन आके कहता है, मिस्टर ये को एक बार ट्राई करने दीजिए, मे भी वो चिप को बचा सकता है, अगर वो उनको बचा नहीं पाया तो मैं खुद मिलिट्री कोर्ट में जाऊंगा। फिर वो 4 स्टार मिलिट्री वाला बंदा सामने देखता है और अपने मन में सोचता है, लो जेन को आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो कहता है, फाइन, मैं उसे एक चांस दूंगा, अगर वो मेरे फादर को बचाने के लिए फेल हो गया तो उसके बदले तुम पे करोगे और उसके बाद बाइलिस जंग भी तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। फिर वो अपने मन में सोचता है, लो जेन को हमेशा कोशिश रहता है, अगर उसने ये बात कही है तो उसके पास शायद कोई चांस है। फिर ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। अपना एमसी उसके पास आ गया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, क्या डेथ हो रहा, ये ओल्ड मैन के पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है, इसके पूरे बॉडी में डेथ हो रहा फैल गया है, लेकिन ये फिर भी जिंदा है, अगर इसके बदले में और कोई होता तो वो कब का मर जाता। फिर एमसी उसको कहता है, तुम लकी हो जो तुम मुझसे मिले हो। फिर वो एक पिल को निकाल के उसको तोड़ देता है और कहता है, पिल लोरा। ऐसा कहके वो अपना क्यूआई को रिलीज करके उसको हील करने की कोशिश करता है और कहता है, मैं इस पिल लोरा को इन नीडल्स के अंदर भर दूंगा। ऐसा करके वो उस पिल के ओरा को उन नीडल्स के अंदर भरने लगता है और उन नीडल्स को उसके बॉडी के अंदर घुसा देता है हील करने के लिए। वो पिल का ओरा उन नीडल्स से उसके बॉडी में ऑब्जर्व होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं 5 मिनट बाद का सीन। अपना एमसी अपने माथे से अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, ये हो गया। वो कुछ ही देर बाद उठने वाला है, लेकिन जितना ज्यादा स्कार्स इसके बॉडी में है, इसको देख के लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और हुआजे के काम में आता होगा।
होगा। लगता है कि मैंने हुआ जिया के लिए एक अच्छा काम किया है। फिर वो बंदा कहता है सर प्लीज रुक जाइए। अपना एमसी पीछे मुड़ के देखता है और कहता है क्या वो उठ गया इतना जल्दी? फिर वो चीप उठते हुए कहता है सर प्लीज मुझे अपना नाम बताइए। फिर अपना एमसी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी लाइफ किसी और के लिए बचाया है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं आया था। बस दो चीजों को याद रखना, पहला चीज है तुम्हारे पॉइजन होने के साथ जो फैमिली का कोई नाता नहीं है, इसको तुम्हें क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और सेकंड, तुम क्रोनिक पॉइजन से सफर कर रहे हो और तुम इसे 1 महीने से भी ज्यादा लंबे समय से इसको ले रहे हो, जबकि तुम एक हाई पोजीशन में हो, तो बाहर के आदमी कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारे ऊपर। तो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा कि वो कौन धोखेबाज है जो तुम्हारे आसपास घूम रहा है। वो चीफ कहता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर दरवाजा खुलता है, बाकी मिलिट्री पर्सन सोचता है वो बाहर आ गया। वो फोर्स वाला बंदा कहता है मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई स्किल है, लेकिन तुम बस 5 मिनट के लिए वहाँ पे रुके थे, क्या तुम मुझसे मजा कर रहे हो? लेकिन तभी वो चीफ बाहर आते हुए कहता है रुक जाओ। वो बंदा उसके पापा को देख के शौक हो जाता है और कहता है क्या पापा? सभी डॉक्टर्स और बाकी लोग भी शौक हो गए होते हैं। सभी लोग कह रहे होते हैं क्या चीफ उठ गए? ओ माय गॉड वो बच गए, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो बच गए, क्या ये सच है? लेकिन थोड़ी देर पहले तो वो बेड में सो रहे थे और इतनी कम समय में वो उठ भी गए। वो चीफ कहता है अगर ये इसके वजह से नहीं होता तो मेरे लिए कॉफिन प्रिपेयर करना पड़ता, मुझे नहीं लगा था कि मैं मेरे पूरे लाइफ में इस तरह के एक अमेजिंग डॉक्टर से मिलूंगा। फिर उसका बेटा कहता है बच्चे नहीं आई मीन डॉक्टर मुझे माफ कर दो। लेकिन वो तभी देखते हैं कि अपना एमसी वहाँ से गायब हो गया होता है। वो कहते हैं आखिर वो कहाँ पे है? फिर वो चीफ कहते हैं जूरेंडे। तो जूरेंडे कहते हैं यस सर। फिर चीफ कहता है मुझे माफ कर दो, जो फैमिली इनोसेंट है, मेरे बेटे ने आपको गलत समझ लिया था, उसने आपके फैमिली को एम्बरेस किया, तो मैं उसके बदले में माफी चाहता हूँ। फिर जूरेंडे कहते हैं नहीं सर उन्होंने हमें एम्बरेस नहीं किया, तो प्लीज आप ऐसे मत होइए, मुझे देख के बुरा लग रहा है। फिर वो मिलिट्री चीफ कहता है तुमने ही वो स्टीवन डॉक्टर को मेरे पास ठीक करने के लिए भेजा था है ना, तो तुम्हारे पास उसको कॉन्टेक्ट करने के लिए कुछ है? फिर जूरेंडे कहता है हाँ उनका नेम ईचन है, मैं उन्हें कोइंसिडेंटली मिल गया था, और रही बात उनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन की तो उनको डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है, तो प्लीज। फिर वो चीफ कहते हैं हाँ मैं समझ गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जंग फैमिली में। जंग फैमिली में उन दोनों का बॉडी आ गया होता है, उसके सामने होता है जंग बाओगुओ। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है आखिर ये किसने किया है, मेरे बच्चे को किसने मारा है? फिर उसके बड़े बेटे ने कहता है डैड हम अभी भी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमें बस इतना पता है कि उस दिन वन लिन उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था और जो कॉल्ड्रन ये खरीदना चाहता था उस कॉल्ड्रन को किसी मिस्टीरियस बायर ने खरीद लिया था और उसके कुछ टाइम बाद ही वन लिन मारा गया। उसका पापा ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है उस दिन उस ऑक्शन में जो भी लोग प्रेजेंट थे उन सभी को इन्वेस्टिगेट करो, समझ गए? और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहता है अगर मुझे पूरे जंगंग सिटी को ही खोजना पड़े तो भी मैं उस किलर को ढूंढ लूंगा और मैं उसको मर्सिलेसली मार दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी रात में चल के जा रहा होता है, तभी उसके फोन में रिंगटोन बजता है। तो वो कॉल उठाता है और कहता है सन हाइवा। क्या हुआ? सन हाइवा कहता है मिस्टर ये टियानजिन ग्रुप का सारी चीजें ऑलमोस्ट सेटल हो गया है और मुझे जानना है कि इस ग्रुप का लीगल पर्सन कौन बनेगा, क्या आप बनेंगे या फिर किसी और को बनाएंगे? और टियानजिन ग्रुप का वापस आने वाली बात जंगजिंग सिटी में कल सुबह तक फैल जाएगी, क्या आपको इससे कुछ फर्क पड़ता है? फिर अपने एमसी हंसते हुए कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे अब बिल्कुल भी नहीं छुपना और मैं ही इसका लीगल पर्सन बनने वाला हूँ। मैं पूरी जंगजिंग सिटी को बता देना चाहता हूँ कि मैं वापस आ गया हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ईचिन के विला को। ईचिन के विला में जिन फैमिली के बंदे ने उस कॉल्ड्रन को ला दिया होता है और कहता है ये रहा आपका 100 हर्ब्स कॉल्ड्रन और वो टीयर्स ऑफ द स्टार, प्लीज आप इसको चेक कर लीजिए मिस्टर। ये अपना एमसी उसको देख के कहता है बढ़िया है। फिर वो अपने मन में सोचता है इस कॉल्ड्रन को एफिशिएंसी के द्वारा मैं जो पिल बनाने वाला हूँ वो 100 टाइम्स बेटर होंगी। फिर वो जिन फैमिली वाला बंदा कहता है मिस्टर ये मिस जिन ने मुझे आपको एक मैसेज देने के लिए कहा था। अब इस यंग फैमिली बहुत ज्यादा गुस्से में है, उन लोग अभी उस ऑक्शन में प्रेजेंट सारे बंदों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उनको बहुत समय नहीं लगेगा आप तक पहुंचने के लिए। तो मिस जिन ने आपके लिए एक प्राइवेट प्लेन को अरेंज कर दिया है, अगर आप एग्री करते हो तो हम आपको इमीडिएटली सानिया लेके चले जाएंगे। जिन फैमिली का सानिया में कुछ बिजनेस कनेक्शन है तो यंग फैमिली उधर आपको कोई भी हार्म नहीं कर पाएंगे। फिर अपना एमसी कहता है जिन लेंगियन मेरी मदद करना चाहती है, ये मैं समझ गया, लेकिन मैं ये जगह छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। एक्चुअली ये सही रहेगा अगर वो मुझे ढूंढ निकाले और मेरे पास आ जाए। ये बात सुन के वो जिन फैमिली वाला बंदा अपने मन में सोचता है ओ माय गॉड क्या मिस्टर ये जिन फैमिली के साथ कन्फ्रंट करने चाहते हैं, वो भी हेड ऑन, क्या वो कर भी सकते हैं? फिर अपना एमसी कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं खुद ही जंग फैमिली से निपट लूंगा, तो गुड बाय। फिर वो बंदा घबराते हुए कहता है ठीक है सर मैं चल रहा हूँ। फिर अपना एमसी कहता है मैं इस 100 हर्ब्स कॉल्ड्रन से ग्रीन स्पिरिट पिल को रिफाइन करूंगा और देखूंगा क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं। फिर वो पास पड़े हुए हर्ब्स को निकालता है और उन हर्ब्स को उस कॉल्ड्रन में डाल देता है और कहता है फायर, और वहाँ पे फायर जलने लगती है। और फिर हमें बताया जाता है कि पिल्स को 9 ग्रेड में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद भी उनको 9 पैटर्न्स में डिवाइड किया जाता है और पिल्स के पास जितना ज्यादा हाई ग्रेड होगा और जितना ज्यादा पैटर्न्स होगा उसका इफेक्ट उतना ज्यादा बेहतर होगा। फिर अपना एमसी अपने मन में सोचता है ग्रीन स्पिरिट पिल एक 3rd ग्रेड का पिल है जो कि स्पिरिचुअल QI को एक्सट्रैक्ट कर सकती है और कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा सकती है, और मैं ये जानने के लिए इच्छुक हूँ कि इस 100 हर्ब्स कॉल्ड्रन की वजह से जो पिल रिफाइन किया जाएगा उनमें कितना ज्यादा पैटर्न्स होगा। फिर वो 100 हर्ब्स कॉल्ड्रन चमकने लगता है, इसकी वजह से अपना एमसी अपने हाथों को ढक लेता है और कहता है इतना ज्यादा खतरनाक ब्राइट लाइट मैंने बना के दिखाया, लगता है कि मैंने ग्रीन स्पिरिट पिल को रिफाइन कर लिया। फिर वो पीरियड को अपनी तरफ आने का इशारा देती है। फिर वो पीरियड अपने एमसी की तरफ जा रहा होता है, अपना एमसी उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है ये एक 3rd ग्रेड का ग्रीन स्पिरिट पिल है जिसके पास की 7 पैटर्न्स है, एक्सीलेंट क्वालिटी। मैंने सोचा था कि इस कॉल्ड्रन से मैं बस 3rd ग्रेड का पिल
फाइल बना पाऊंगा जिसका कि बस 3 पेटेंट्स होगा, लेकिन ये तो मेरे इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड निकला। आफ्टर ऑल मैंने कोई हाई ग्रेड का मेडिसिन हर्ब को भी यूज नहीं किया और उसके बिना भी इसके पास 7 पेटेंट्स है। बहुत बढ़िया। ये 100 हर्ब्स कॉलरन। फिर वो कुछ चीज देके शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है अगर मैं सही हूँ तो ये 100 हर्ब्स कॉलरन की वजह से ही है, इसी ने इसके क्वालिटी को इतना ज्यादा इंप्रूव किया है। यही मैं अभी के लिए सोच सकता हूँ। मैं इस वक्त लकी हो गया हूँ जो कि इतना ज्यादा रेयर ट्रेजर मेरे पास आ गया है। मुझे तो एक फॉर्चून मिल गया है, तो चलो अभी मैं कल्टीवेट करता हूँ। ऐसा कह के वो ग्रीन स्पिरिट पिल को खाने लगता है और तभी हम देखते हैं उसके बॉडी से इमेंस क्यूआई निकलने लगता है और वो ड्रैगन बॉल सी के गोकू की तरह लग रहा होता है। वो अपने बॉडी में उस ऑरा को फील करने लगता है और कहता है लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं उसके बॉडी से वो स्पिरिट स्टोन बाहर निकलने लगता है और वो भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसी तरह अपना एमसी ब्रेक थ्रू करने लगता है। और तभी हमको बताया जाता है कि वो ब्रेक थ्रू कर चुका है। फिर अपना एमसी कहता है मैं क्यूआई पोजेसिंग रेलम के 6th लेवल में पहुंच चुका हूँ। आहा, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। अब से मैं कंटिन्यू पिल्स को बनाऊंगा और कल्टीवेट करूंगा। फिर रात से सुबह तक आ जाता है। अपना एमसी वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा होता है और कहता है अनएक्सपेक्टेडली मैंने एक ही रात में 2 लेवल को पार कर दिया। वाह, क्या ये पॉसिबल भी है? इवन ग्रीन स्पिरिट का पिल जिसके पास 7 पैटर्न्स है वो इतना ज्यादा भी इफेक्टिव नहीं होता। क्या ये तुम्हारी वजह से है? ऐसा कह के वो अपने ऊपर उड़ने वाला पत्थर को देखता है और उसको पकड़ता है और कहता है अभी मैं जब इसको होल्ड कर रहा हूँ तो मुझे डिफरेंट फीलिंग हो रही है, तो मैं रीइंकार्नेशन सिमेट्री में वापस जाऊंगा। फिर वो रीइंकार्नेशन सिमेट्री में वापस चले जाता है और वहाँ पे लो यूनिटियन के कवर के पास ब्लू कलर की लाइट चमक रही होती है। अपना एमसी कहता है आई गेस क्योंकि मेरा रिलम इम्प्रूव हो गया है तो मुझे इस बार थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है और अभी मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैं जब चाहूँ तब मैं टूम्बस्टोन को ट्रिगर कर सकता हूँ और लो यूनिटियन मेरे सामने आ जाएगा और मैं ये फील कर सकता हूँ कि वो बस एक बार के लिए ही आएगा और एक बार ये ट्रिगर हो गया तो ये टूम्बस्टोन सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये मेरा ट्रम्प कार्ड है तो मैं हमेशा जरूरत पड़ने पे ही करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस सनी अपने फोन में कुछ देख के चौंक गई होती है। शाहरुख से पूछती है आखिर क्या रहता है, क्या हुआ है, इतना ज्यादा चौंक क्यों रही हो? फिर मिस सनी अपना फोन उसको दिखाती है जिसको कि शाहरुख से दिखती है। हम देखते हैं इंटरनेट में एक न्यूज चैनल में आया होता है कि टेंजिंग ग्रुप जो कि 5 सालों पहले गायब हो गया था वो अभी वापस आ रहा है। शाहरुख से अपने मन में सोचती है क्या टेंजिंग ग्रुप, आई थिंक मैंने इसके बारे में सुना था। फिर मिस सनी अपने मन में सोचती है टेंजिंग ग्रुप ईचेन के फादर ने बनाया था और पता नहीं किसी वजह से ये डिसअपियर हो गया था, लगता है ये वापस आने वाला है फिर से। क्या ये हो सकता है कि ईचेन की वजह से हो सकता है? फिर शाहरुख से कहती है वेट, इस न्यूज में लिखा है कि इसका लीगल पर्सन ईचेन है, क्या ये वही ईचेन है जिसको हम जानते हैं? उसने कहा था कि वो एक कंपनी बनाने वाला है, मैंने सोचा नहीं था कि ये सच होगा। क्या ये उसने मेरे मदर की वजह से बनाया है? ओह माय गुडनेस। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं चू फैमिली की बिल्डिंग में। हम देखते हैं उनके मीटिंग रूम में वहाँ पे चू फैमिली बैठी होती है। हम देखते हैं ईचेन के एक्स को, वो अपने मन में सोच रही होती है टेंजिंग ग्रुप अभी वापस आ गया है और उसका लीगल पर्सन ईचेन है। आखिर ये कैसे हो सकता है? ईचेन कैसे जिंदा हो सकता है? आखिर वो आदमी करना क्या चाहता है? हम देखते हैं चू फैमिली के हेड वो कहते हैं हमने पता लगाया है जो ये ईचेन है जो टेंजिंग ग्रुप के लीगल पर्सन के तौर पे रजिस्टर किया गया है वो वही लूजर है ई फैमिली से जो कि 5 सालों पहले क्लाउड लेक विला में नदी में गिर गया था और उसका रजिस्ट्रेशन फोटो ये रहा। उसको देख के ईचेन के एक्स सोचती है नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, वो तो वही एंशिएंट वॉरियर है। क्या ये सच में ईचेन है? आखिर एक लूजर एक एंशिएंट वॉरियर कैसे हो सकता है? तो चू फैमिली हेड कहता है टेंजिंग ग्रुप अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि टेंजिंग ग्रुप किंग ग्रुप के फाउंडेशन में अभी खड़ा होने वाला है। जेन जिंगमिंग जो कि किंग ग्रुप का बॉस था वो कुछ दिनों पहले मारा गया और उसके पीछे जो किंग नेम था वो भी सारे खत्म हो गया है और इसका मतलब ये है कि टेंजिंग ग्रुप उन लोगों के लाशों पे खड़ा हुआ है और इस तरह का फोर्स हमारे फैमिली के लिए थ्रेट है। तो हमें जैसे भी वो ढूंढना पड़ेगा कि टेंजिंग ग्रुप के पीछे कौन है। उनकी बात सुन के वो ईचेन की एक्स गर्लफ्रेंड चुप रहती है। फिर फैमिली हेड कहता है सुरन मुझे याद आ रहा है कि ईचेन पहले तुम्हें लाइक करता था, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईचेन चू फैमिली का सन इन लॉ बनना डिजर्व नहीं करता। लगता है कि ईचेन बस एक पपेट की तरह है और उसके पीछे कोई बहुत बड़ा खड़ा होके उसको कंट्रोल कर रहा है। फिर उनके फैमिली में एक बंदा कहता है वो बंदा कहता है हमने पता लगा है कि ईचेन के पीछे सेन हाइवा है जो कि बेमिंग ग्रुप से है और उसी ने टेंजिंग ग्रुप को खड़ा किया है। हाउएवर सेन हाइवा कैंसर की वजह से प्रॉब्लम में था लेकिन वो पता नहीं कैसे रिकवर कर गया। फिर फैमिली हेड कहता है लगता है कि वो रिकवर करने के बाद कंफ्यूज हो गया है। टेंजिंग ग्रुप का नाम के बारे में शायद वो जानता नहीं है और मैं देखना चाहूंगा कि वो कल सुबह रिबन कटिंग सेरेमनी को कैसे होल्ड करने वाला है। इस पूरे जंगचिंग सिटी में कोई भी उसके पास कांग्रेचुलेट करने नहीं जाएंगे, जो भी उसके पास जाएगा वो एक पागल होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं शाह फैमिली के घर पे। वहाँ पे शाहरुख जी की मम्मी कहती है ईचेन तुम्हें क्या लगा था कि तुम एक टेंजिंग ग्रुप बना के मेरे शाह फैमिली के पोजीशन को हिला सकते हो? ये तो बस तुम्हारे सपने में ही होगा, मैं तुम्हें हार्श रियलिटी का रियलाइज करवाऊंगी। फिर वो अपने बॉडीगार्ड को कहती है जाजुन ये न्यूज को फैला दो कि जो लोग भी टेंजिंग ग्रुप के ओपनिंग सेरेमनी में जाएंगे और उनका सपोर्ट करेंगे तो वो शाह फैमिली के दुश्मन कहलाएंगे। उसके बाद उनके बॉडीगार्ड कहता है यस मैम। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैडम टेंजिंग ग्रुप को बर्बाद करना चाहती है और शाह फैमिली के प्रेशर के वजह से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो टेंजिंग ग्रुप के सेरेमनी में कल सुबह जा सके। इवन सेन हाइवा का वेमिंग ग्रुप भी इससे बच नहीं सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अपना एमसी बैठ के कल्टीवेशन करना होता है। फिर वो अपना आंख खोलता है और देखता है कि उसके फोन में सेन हाइवा
हाइवा का कॉल आया होता है। फिर वो कॉल उठा के कहता है आखिर क्या बात है। हमारे लिए एक बुरी न्यूज है, सिया फैमिली और चू फैमिली दोनों ने ये बात फैला दिया है कि वो लोग त्यांजन ग्रुप को बॉयकॉट कर रहे हैं, और इवन द झाओ फैमिली, द लो फैमिली और द वन फैमिली, जो कि बाकी 3 मेजर फैमिली से जंगचिंग सिटी में, उन्होंने भी उन लोगों को सपोर्ट किया है। तो अभी किसी में भी इतना ज्यादा हिम्मत नहीं होगा कि वो कल के ओपनिंग सेरेमनी में आए, और जो लोग भी कल के ओपनिंग सेरेमनी में आएंगे तो वो जंगचिंग सिटी के बड़े बड़े फैमिली को ऑफेंड करेंगे। और इस मैटर में जनगन प्रोविंस का सिया फैमिली इन्वॉल्व है, तो मेरा बेमिंग ग्रुप भी इससे बच नहीं पा रहा है, और उससे मेरे स्टॉक प्राइस सबसे ज्यादा लो हो गए हैं। फिर अपना एमसी कहता है हाँ मैं ये सुन के सरप्राइज नहीं हुआ हूँ। ये बात सुन के सेन हाइवा कहता है क्या आपको चिंता नहीं हो रही? ये बस ओपनिंग सेरेमनी की बात ही नहीं है, फ्यूचर में कोई भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा उनके डर से। क्या हम ओपनिंग सेरेमनी को किसी और दिन करें? फिर अपना एमसी कहता है क्यों, उनको बॉयकॉट करना है तो वो आराम से कर सकता है, मैं बाकी चीजें संभाल लूंगा। हम कल ही ये ओपनिंग सेरेमनी को होल्ड करेंगे बहुत ज्यादा ग्रैंड तरीके से। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं दादू अपार्टमेंट में अपना एमसी आ गया होता है और कहता है मैं वापस आ गया, और वो अपने मन में सोच रहा होता है मैंने ऑलमोस्ट सभी कुछ चीज सेटल कर लिया है, और ई लिंकटन इसके ओपनिंग सेरेमनी में आना चाहता था लेकिन मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो बस पीछे से सपोर्ट करे। अपना एमसी सामने कुछ देखता है, हम देखते हैं मिस शाहरुख से और मिस शानी उसके सामने खड़े होते हैं। मिस शानी कहती है अगर तुम इन दिनों कहाँ पे घूम रहे हो, तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। मिस शाहरुख से कहती है क्या तुमने त्यांजन ग्रुप को बनाया है? अपना एमसी कहता है हाँ मैंने ऐसा ही कुछ किया है, ये मेरे फादर का कंपनी हुआ करता था तो मैं उनके फुटस्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मिस शाहरुख से अपने एमसी के करीब आ जाती है और उसको हक करने लगती है, जो मिस शानी देख के शौक हो जाती है। शाहरुख से रोते हुए कहती है आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि मेरी मदर अपने पावर का इस्तेमाल करेगी और सिया फैमिली के नाम पे त्यांजन ग्रुप को बॉयकॉट करेगी। मैंने उन्हें बहुत ज्यादा बार कॉल कर लिया और उनसे भीख मांगा ताकि वो तुमको छोड़ दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं माफी चाहती हूँ ईचेन। फिर वो रोते हुए अपने मन में सोच रही होती है ईचेन ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और सिया फैमिली के लिए एक कंपनी बनाया, लेकिन उसकी कंपनी को अभी बॉयकॉट किया जा रहा है, मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और ये मेरी ही गलती है। फिर अपना एमसी उसके सर को सहलाते हुए कहता है तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम फिर भी अपने आप को माफ नहीं कर सकती तो तुम अपने आप को कंफर्ट करने के लिए मुझे किस कर सकते हो। लेकिन तभी एमसी शौक हो जाता है। हम देखते हैं मिस शाहरुख से अपने एमसी के गालों में एक किस दे देती है और कहती है क्या तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है? ना एमसी मन में सोच रहा होता है होली शिट, मैं तो बस मजा कर रहा था। उसको देखे मिस सानी के मन में आंसू आने लगते हैं। वो मन में सोच रही होती है क्या ये सच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ गए हैं। फिर अपना एमसी कहता है तुम्हारा कंफर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं होप करता हूँ कि कल को सब कुछ सही जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं त्यांजन ग्रुप में सेन हाइवा वहाँ पे खड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है हाँ मैंने यही सोचा था, किसी में भी इतना ज्यादा हिम्मत नहीं है कि वो ओपनिंग सेरेमनी में आ सके। मिस्टर ये आखिर अब कब वापस आने वाले? मैं यहाँ पे अकेले खड़े नहीं होना चाहता। लेकिन तभी वहाँ पे कोई बंदा आ जाता है और कहता है हाई हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सेन हाइवा कहता है झाओ चंग, मुझे पता था तुम मुझे सपोर्ट करोगे, हमारा दोस्ती 1 साल से भी ज्यादा का है तो फ्रेंडशिप ही सबसे बड़ी चीज है। ऐसा कहकर वो अपना हाथ बढ़ाते है उससे हैंडशेक करने के लिए, लेकिन तभी वो बंदा उसके हाथ को झटक देता है और कहता है हाई हुआ, हम दोनों बहुत सालों से फ्रेंड्स हैं, तो मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, इसको अभी रोक दो। उस फैमिली के लूजर को हेल्प करना तुम्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं दिलाने वाला है। फिर वहाँ पे अपना एमसी आ जाता है और कहता है तुम आखिर वहाँ पे क्या बात कर रहे हो? सेन हाइवा उसको देख के कहता है मिस्टर ये अपना एमसी सूट बूट में वहाँ पे आ गया होता है। फिर अपना एमसी सेन हाइवा से कहता है तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। सेन हाइवा कहता है अब फाइनली यहाँ पे आ गया मिस्टर ये। तो सेन हाइवा का दोस्त कहता है सेन हाइवा क्या तुम पागल हो गए हो, तुम एक लूजर को रेस्पेक्ट कैसे दे सकते हो? ये बात सुन के सेन हाइवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है चाओ यू चेंग, अगर तुम यहाँ पे मुझे सपोर्ट करने आए हो तो मैं तुम्हारे प्रति डीपली ग्रेटफुल हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे मुझे मॉक करने आए हो तो दफा जाओ यहाँ से। फिर वो झाओ यू चेंग कहता है मैं तुम्हें काइंडली बताया और तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, जबकि तुम हिम्मत कर रहे हो इस लूजर के साथ टीम अप करने के लिए, तुम पक्का मिजरेबली मरने वाले हो। अगर तुम ऐसे ही करने वाले हो तो मैं हमारे 3 प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दूंगा जो कि हम कोलैबोरेट करने वाले थे इस साल। उसकी बात सुन के सेन हाइवा कहता है क्या तुम मुझे की करना चाहते हो मेरे सबसे ज्यादा बुरे वक्त में? ये तो बस कुछ ही बिलियंस का प्रोजेक्ट था तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तुम दफा हो जाओ। ये बात सुन के उसका दोस्त कहता है तुम पागल इंसान, तुम बीमिंग ग्रुप को हार जाओगे और तुम्हारा फैमिली खत्म हो जाएगी 4 मेजर फैमिली की वजह से, और जंगलन प्रोविंस का सिया फैमिली भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहकर वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। फिर उसके जाने के बाद मिस्टर सेन हाइवा कहता है अभी हम इस सिचुएशन में फंसे हैं, मैंने जिन लोगों को भी इन्वाइट किया था उनमें से किसी में भी इतना हिम्मत नहीं हुआ कि वो यहाँ पे आ सके, आखिर हम क्या करने वाले हैं मिस्टर ये। फिर अपना एमसी कहता है इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं वहाँ पे अपने एमसी का एक्स चू सुरन आगे होती है। वो सेन हाइवा का दोस्त चू सुरन से कहता है मिस चू कि ऑलमोस्ट 9 o'clock होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि कोई इनको सपोर्ट करने आने वाला है। जंगचिंग सिटी के सारे हाई स्टेटस वाले एंटरप्राइज कभी भी हिम्मत नहीं करेंगे यहाँ पे आने के लिए, तो जो भी यहाँ पे आएगा वो अपने लिए ही मुसीबत लाएगा। फिर चू सुरन कहती है ये चैन मैं भी देखूंगी कि तुम वक्त को कैसे बदलने वाले हो। ये वीडियो यहीं पे खत्म हो रहा है और मैं आपको बता दूं इसके नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं आपसे मिलने वाला हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।